जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। आज की वीडियो में हम केंद्रक के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बात करते हैं केंद्रक की। तो अगर बात करें केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। आर्किड के पौधे की जड़ों में इन्होंने देखा था। किसमें? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड के पौधे की जड़ों में न्यूक्लियस को देखा था। अगर बात करते हैं केंद्रक या कोशिका, तो ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ कोशिकाओं में केंद्रक वेल डेवलप होते हैं और किसी में डेवलप नहीं होते हैं। इसी आधार पे ही हम कोशिका को ही दो भागों में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, जिसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक विकसित नहीं होता है। और भी कुछ हैं, जैसे कि स्तनधारी की मैच्योर आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। प्लांट्स की जो फ्लोएम सेल होती हैं, फ्लोएम सेल के द्वारा क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी फूड मटेरियल होते हैं उनका संचालन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए जल या मिनरल्स का, तो जाइलम के द्वारा होता है। तो जो फ्लोएम की सीप ट्यूब्स होती हैं उसमें भी ये अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फ्लोएम की जो सीप ट्यूब्स होती हैं उसमें भी ये अब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी और सीप ट्यूब्स में नहीं पाई जाती हैं। अगर हमें न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप से देखना हो या इनका अध्ययन करना हो, इनकी जानकारी लेनी हो, तो जो सेल डिवीज़न के इंटरफेज अवस्था होती है, जब सेल डिवीज़न पढ़ाया जाएगा तो आपको ये अंतरावस्था क्या होती है, कितने फेज़ में होती है, पूरा बताया जाएगा। तो जो इंटरफेज अवस्था होती है, इस अवस्था में हम केंद्रक का अध्ययन कर सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है कि कोशिका साइकिल की यानी सेल साइकिल की लगभग 90 से 95% समय इसी अवस्था में लगता है। इसमें विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि विभाजन के लिए सेल तैयार होते हैं, इनको प्रिपेयरिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इसमें जो भी एंजाइम प्रोटीन है सब बनते हैं, और जो न्यूक्लियोप्रोटीन धागे होते हैं यानी क्रोमेटिन, वो भी स्पष्ट रूप से बिखरे दिखाई देते हैं। तो इंटरफेज अवस्था में या अंतरावस्था में हम केंद्रक को देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रक के संरचना की। किसकी? तो बात करेंगे केंद्रक की संरचना की। तो जो केंद्रक होते हैं ये दोहरी झिल्ली वाली यानी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। देख लीजिए और बड़ा कर दें, ये देखिए। तो ये कैसी होती हैं? डबल दोहरी झिल्ली वाली होती हैं, डबल मेम्ब्रेन वाली होती है। ये झिल्ली जहाँ पे आपस में मिल जाती है वहाँ एक पोर बन जाता है यानी छिद्र बन जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। इनके दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये धागे संरचना बिछी हुई है इनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब हम क्रोमेटिन यानी ये जो क्रोमेटिन है इनको स्टेन करते हैं तो कुछ भाग गहरा रंग लेता है। जो भाग गहरा रंग लेता है उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। ये आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है? बहुत कम भाग लेते हैं, यानी ये बहुत कम सक्रिय होते हैं। और जो हल्का रंग लेते हैं उनको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये आनुवांशिक में ज़्यादा भाग लेते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक के लिए सक्रिय होते हैं, आनुवांशिकता के लिए सक्रिय होते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन हो गया। अब इसमें ये बचा न्यूक्लियस। क्या बचा? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बिखरे हुए हैं, इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, एटीपी एंजाइम होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये होमोजेनियस मैट्रिक्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। अब हम इनकी संरचना की बात कर चुके, तो इनके अंदर जो डीएनए, आरएनए, एटीपी एंजाइम या खनिज तत्व जो पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये बनते कहाँ हैं, तो ये कोशिका द्रव्य में बनते हैं। वास्तव में ये कहाँ पर बनते हैं? इनका संश्लेषण कहाँ होता है? सारी प्रोटीन का, इन सभी प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके द्वारा ये केंद्रक में पहुँचाए जाते हैं। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके पढ़िएगा। ठीक है, उसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। ठीक है, और किस प्रकार से ये केंद्रक के अंदर पहुंचाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो हम केंद्रक की संरचना को देख चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे
कि जो धागेनुमा संरचना यानी क्रोमैटिन थे, तो हम क्रोमैटिन के बारे में लेंगे। तो जो क्रोमैटिन होती हैं तो इंटरफेज अवस्था में क्या होती है कि अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं जाल के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन जाल बोलते हैं, और इन धागों को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन की संरचना में डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया कि जो कैसे हल्का रंग लेता है। ठीक है, जो हल्का भाग होता है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, ये अनुवांशिकता में भाग लेता है, लेकिन जो गहरा रंग लेता है वो हेटेरोक्रोमैटिन होता है और ये अनुवांशिकता में कम भाग लेता है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियोलस की। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस अगर इनकी खोज की बात करें तो फोंटाना ने की थी 1781 में, नाम बॉमन ने दिया था 1840 में। ये मेम्ब्रेनलेस होती हैं यानी झिल्ली विहीन होती हैं, ये केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती हैं। इनकी ये कैसी होती है, तो अब हम बात करेंगे काम की। तो जो क्रोमैटिन का काम क्या होता है, देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ धागे के रूप में जो बिखरे होते हैं उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स बनाने में सहायक होती हैं। एक क्रोमोसोम्स बनाने में 2 क्रोमैटिन के धागे भाग लेते हैं, कितने, 2। ठीक है, और जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये राइबोसोम्स बनाने में, राइबोसोमल आरएनए बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन में जानकारी ले ली है। केंद्रक की, केंद्रक की संरचना की, क्रोमैटिन की, ठीक है, और न्यूक्लियोलस की, इनके कार्य भी देख चुके हैं। अगर बात करते हैं केंद्रक की कार्य, तो केंद्रक का काम क्या होता है, देखिए केंद्रक के अंदर ही क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन कैसे होते हैं, अनुवांशिकता में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये डीएनए को रखता है, डीएनए को केंद्रक रखता है। तो ये क्या करता है, एक डीएनए का काम क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में विशेषताएं को ले जाना। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है, इसमें डीएनए है तो पीढ़ियों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेषताएं ले जाती हैं। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन को ये नियंत्रित करती है और कोशिका के सभी कार्यों को केंद्रक ही नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि जो केंद्रक होते हैं, तो केंद्रक एक कोशिका में एक से अधिक भी पाए जाते हैं कुछ कोशिकाओं में। ठीक है, उन्हें बहुसंख्यक होती हैं, लेकिन देखिए अंतर ये होता है कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार, बहुसंख्यक की अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो बहुसंख्यक होंगे, लेकिन सिनसाइटियम होती हैं और सिनोसाइट होती हैं। तो जो सिनसाइटियम होती हैं इसमें क्या होता है कि जो सिनसाइटियम अगर कहा जाए तो ये मसल्स फाइबर या वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होती हैं, यानी जो मसल्स फाइबर सेल होती हैं या वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं उसमें सिनसाइटियम पाया जाता है। तो सिनसाइटियम होती कैसी हैं, इसमें क्या होता है कि कई सारी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव्य के समय कोशिकाओं का विलय हो जाता है, यानी कई सारी कोशिकाओं की झिल्ली खत्म हो जाती हैं और एक कोशिका बना लेती हैं, और जो कई सारी कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक ही आ जाते हैं पास में, यानी ठीक है, इनका कोशिका विभाजन नहीं होता है, वही कई कोशिकाओं के केंद्रक एक साथ में आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिनसाइटियम। लेकिन अगर बात करते हैं सिनोसाइटियम की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है उसमें डिवीज़न होता है, यानी केंद्रकीय विभाजन के द्वारा एक से अधिक केंद्रक बनते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, तो जो पौधों के प्रारंभिक एंडोस्पर्म होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।